तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत के बुक का। ठीक है, हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को पूरी तरह से थॉरली स्टडी करेंगे। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी बात, जितनी भी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे से सुनिएगा इंटरेस्ट लेकर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर हमें ऐसा ही पता नहीं होगा कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, तो हम कैसे जान पाएंगे, हमारी अंदर से रुचि कैसे बनेगी। जरा सोचिए, आप एक समाज में रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, जहां पर हॉस्पिटल है, सोसाइटी है, थिंकिंग है, इतने ज्यादा अलग अलग तरह के वैचारिक धारणाएं हैं, तो वहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पे शांति होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पे नारी को सम्मान दिया जाए, जो हमारे यंगस्टर हैं उनको सही से एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें कैसे साबित हो सकती हैं। इस पॉलिटिकल साइंस एक फिलॉसफी है, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसी सोच है जो एक बेहतर समाज की रचना कर सकती है। जरा सोचो, पहले सभ्यताएं होती थी, आदि मानव काल से कैसे रहते थे लोग, उनके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो कोई भी इंसान कभी भी जानवरों की तरह किसी का रेप कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, उसको कोई डर नहीं है कानून का। तो इसीलिए जैसे जैसे ह्यूमन माइंड डेवलप होता गया, तो एक ऐसी सोसाइटी की रचना होती गई जहां पर किंग सिस्टम आया, वहां पर कानून बनाने लगे, फिर लोगों को गवर्न करने लगे, ताकि लोगों के मन में डर रहे और वो सही से समाज में चलना सीखे। तो इसीलिए जो हमारे इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं वो आचार्य चाणक्य जी माने जाते हैं। ठीक है, देखो आचार्य चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र बुक लिखी है, वो भी 2500 साल पहले। देखो, इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के बुक में सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि एक किंग होना चाहिए, किंग के अंडर मिनिस्टर्स होने चाहिए, उन मिनिस्टर के अंडर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, छोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर जो आजकल के आईएएस ऑफिसर जैसे हैं, वो भी होने चाहिए। और फिर उन आईएएस ऑफिसर के अंडर जो प्रधान होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, वो होने चाहिए, ताकि मतलब सारा मुआवजा किंग को पता लगता रहे। तो उन्होंने जरा सोचो, इतने पुराने समय में ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया जहां से लोगों को इजीली गवर्न कर सके, हर एक गांव में लोगों की खबर हो एक राजा को कि वो कैसे रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक सोच है, एक सब्जेक्ट नहीं है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी थिंकिंग है, वो सब पॉलिटिकल साइंस है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस एक खराब सब्जेक्ट है, आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते जो आजकल का पॉलिटी जो भी नेताएं करते हैं। ठीक है, वो एक अलग सोच है। तो पॉलिटिकल साइंस एक बेहतर समाज की संरचना करने के लिए एक सोच है। तो इसीलिए अगर समाज में शांति और एक बेहतर समाज बनाना है इस मनुष्य जीवन में, तो पॉलिटिकल साइंस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और जो भी आपके बच्चे होते हैं, सोसाइटी होती है, समाज होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी बताना जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है इससे बुक से, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किस तरीके से हमारा जो संविधान है, जो प्रेजेंट में बना हुआ है, ये सामने आया, पास्ट में क्या क्या हो रहा था। तो हम पूरी तरह से हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत कहां से होती है। हमें पता है कि भारत पर अंग्रेजों ने 200 से 300 साल तक राज किया। ठीक है, अंग्रेज कब आते हैं भारत? 1600 में। ठीक है, सन 1600 में अंग्रेजों का आगमन भारत पर होता है। किस पर्पस के लिए? व्यापार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की कोशिश करने के लिए आता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया है। यूरोप उस वक्त उतना अमीर नहीं था। इन सबों ने बंगाल के बारे में सुना होता था कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे लोग ठाट बाट से रहते हैं, इनकी जो रहने का स्टाइल है वो काफी ज्यादा रिच है। तो ये प्रभावित किया यूरोपियंस को, फ्रेंच को, ब्रिटिशियर्स को, डेनमार्क वालों को, सब यहाँ पे आने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो अंग्रेजों ने अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई है वो 1600 में लगाई है। ठीक है, फिर इसके बाद
इन्होंने फैक्ट्री लगाई सूरत पे, ठीक है, फैक्ट्री लगाते हैं 1613 में। फिर और ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज, व्यापारिक संबंध भारत के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पूरी जो 17th सेंचुरी है ये एज अ बिजनेस ट्रेडर्स के रूप में ही रहते हैं जितने भी ये अंग्रेज हैं, ठीक है। ये भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक प्रणाली है, इसमें नहीं घुसे हैं 17th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में क्या होता है फिर? 18th सेंचुरी में जो अंग्रेज है ये साथ में भारत के पॉलिटिकल मुद्दे पे भी घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो इतिहास का टर्निंग पॉइंट है वो 1757 का बैटल है, ठीक है। इस जो मैं ईयर लिख रहा हूं, यहां से अंग्रेजों का एंट्री बहुत ज्यादा हो गई भारत के पॉलिटिकल मुद्दों में। 1757 और 1764 का बैटल, ठीक है। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, ठीक है। और 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई। जो प्लासी की लड़ाई होती है वो होती है रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव की जो फोर्सेस हैं और सिराजुद्दौला के बीच में। ये भारत का एकमात्र एक ऐसा युद्ध है जो बिना लड़े ही जीत लिया गया। इसमें सिराजुद्दौला ने भले ही अपनी 50,000 आर्मी लेकर आया है, 50,000 आर्मी, लेकिन जो मीर कासिम है इसके जीजाजी, इसी को खरीद लिया गया होता है रॉबर्ट क्लाइव ने, और मीर कासिम अपने बेटे को कहकर सिराज की हत्या करवा देता है और रॉबर्ट क्लाइव इस बैटल को बड़े आसानी से जीत जाता है, एक विकट संधि करके। तो इससे जो बंगाल के अंदर इनको एंट्री मिलती है, फिर वो पूरी तरह से घुस जाते हैं, ठीक है। फिर ज्यादा इनको कहां से मिलता है? जब बक्सर की लड़ाई होती है, किनके बीच में? यहां पे अंग्रेज है और नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और जो मुगल एम्परर है शाह आलम। जब ये मुगल एम्परर को ही हरा लेते हैं तो इनको एक बहुत ही मेजर चंक, जो हिस्सा है पावर का, वो मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बंगाल के इतिहास में पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट आती है, पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होती है, जिससे कि नक्शा पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। और 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में एक दो गवर्नमेंट साथ में राज करती है, एक नवाब ऑफ बंगाल जो कि एक पपेट होता है उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का, और खुद अंग्रेजों के पास होते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी का मतलब होता है फिनांस, जो पैसों की प्रणाली को संभालेगा, ठीक है। और दूसरा है निजामत राइट। निजामत होता है टेरिटोरियल, जो भी जमीनी मामले हैं, एग्रीकल्चर या कोई और सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इनको नवाब देखेंगे। तो इस दौर में जो बंगाल की हालत हुई है वो बहुत ही ज्यादा खराब हुई है, जिससे जब भी दीवानी राइट्स मिले अंग्रेजों को, पैसों को संभालने का मौका मिला, तो इन्होंने पूरी तरह से चूस लिया बंगाल को। जितनी अमीरी बंगाल में थी कुछ भी नहीं रहा। इतनी भूखमरी की वजह से एक दशक में लोग जितने बंगाल में मरे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है हमारा, वो होते हैं एक्ट्स, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का रूल रहता है भारत में 1773 से 1858 तक,
ठीक है, ये जो टाइमलाइन है ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, कि कंपनी का रूल भारत में 1773 से 1858 के बीच तक रहा है, ठीक है। इससे पहले जो थे ब्रिटिशियर्स जो भारत में आए थे वो किस पर्पस के लिए आए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो जरा सोचो, जब भी इन्हें पावर मिली बंगाल की 1765 के बाद, तो पहला एक्ट फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है, इसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला एक ऐसा मात्र एक्ट है जिसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट भारत को गवर्न करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, जो 1765 और 1772 का टाइम था, उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जो बंगाल के थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे हुई है वो हुई है कि अब जो है भारत पे, जो भी बंगाल पे इनका शासन है, तो इन्होंने प्रोविजन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा भी होना चाहिए, जो 1774 में सामने आया, ठीक है। और तीसरा प्रोविजन कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, नौकरी अधिकारी जो यहां पे करते हैं, वो रिश्वत नहीं लेंगे। ब्राइब अगर कोई पकड़ा गया तो उसे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। रिश्वत के लिए रोक इस एक्ट में दी गई है, ठीक है। और चौथा पॉइंट इस एक्ट से इंपॉर्टेंट ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटेन में रहकर यहां पे अपॉइंट करती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक मिनिस्टर्स की तरह है, आजकल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह है। जो भी छोटी इनकी काउंसिल है, काउंसिल का क्या मतलब है कि जहां पर भी फैसले लिए जाते हैं एक चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की तरह, तो इनकी भी एक छोटी काउंसिल थी, उसमें इन्होंने कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। मतलब कुछ ऐसे इंसान जो मेजरली डिसीजन मेकिंग करेंगे, मेन फैसले करेंगे, और जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट बैठी है उनको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका काम था ब्रिटेन की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। रिवेन्यू के मामले में रिवेन्यू की जानकारी देंगे कि कितना पैसा कमाया जा रहा है, कितना हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री की जानकारी साझा करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसलिए अपॉइंट किया था इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया या कंपनी रूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था। आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। जो 1781 का सिर्फ एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये इससे सिर्फ जरूरी बात यह है कि जो 1773 में जो कुछ खामियां रह गई थी उसको सिर्फ इंप्रूव किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। और जो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है 1784 का, और इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए ना, ऐसा पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो ये लाया गया 1784 में। और 1784 के एक्ट में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ठीक है। देखो, पहले जो 1773 का एक्ट है वो भी एक तरह से कमर्शियल बॉडी है, ठीक है। कमर्शियल का क्या मतलब होता है, एज अ बिजनेस, कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है। लेकिन इस एक्ट में पावर को बांट दिया गया, ठीक है। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को विभाजित कर दिया गया। कमर्शियल और पॉलिटिकल मुद्दों को विभाजित कर दिया गया यहां पे।
जो 1773 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे क्या, बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वही सारे कमर्शियल और पॉलिटिकल जानकारी देंगे ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी है। लेकिन यहाँ पे दोनों को विभाजित कर दिया गया, एक ड्यूअल गवर्नमेंट लाई गई, ये भी एक एक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट की तरह है। और एक नई बॉडी लाई गई यहाँ पे साथ में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो ऐसा पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कब और किस एक्ट में आए हैं, तो वो आए हैं सबसे पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं अभी भी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। ये भी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं एक कंपनी की तरह है, ठीक है, जो डिसीजन लेंगे मेजॉरली बंगाल के, ठीक है, उनको प्रशासन करने के। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पावर दी गई है इस एक्ट में, वो दी गई है रिवेन्यू और मिलिट्री और जो भी फिनेंशियल मुद्दे हैं, जो वित्त से रिलेटेड हैं, वो रिपोर्ट करेंगे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। और जो कमर्शियल बॉडीज हैं, जैसे छोटा मोटा बिजनेस की बात करते हैं या फिर जो भी अदर नॉन इंपॉर्टेंट वर्क है, वो करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और साथ में इसी एक्ट में पहली बार भारत में जो ब्रिटेन वालों की जमीन है, ठीक है, इस जमीन को सबसे पहली बार ब्रिटिशियर्स पोजेशन बोला गया, सबसे पहले बार, ठीक है। इससे पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत की जमीन को अपना एक आधिपत्य नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में इन्होंने भारत की अपनी जमीन को ब्रिटिशियर्स पोजेशन बोला गया है, ठीक है। और इसके बाद इस एक्ट से रिलेटेड इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और अगला जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया। देखो इस एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, इससे पहले जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, लेकिन इन गत वर्षों में ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और जो मैक्सिमम लैंड है भारत का उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटा दिया गया इस एक्ट में और एक नई पोस्ट को लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार इंडिया वर्ड यूज किया गया इस एक्ट में, इससे पहले ये बंगाल तक ही सीमित थे, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को निकाला गया, ठीक है। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। यह है 1833 का एक्ट। और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी पहले, वो होती थी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसे अपॉइंट करना चाहे उसको अपॉइंट करते थे। इंडियंस को तो एंट्री भी नहीं दी जाती थी परीक्षा के लिए, लेकिन 1853 के एक्ट में इंडियंस के लिए भी एंट्री खोली गई, ठीक है। और ओपन कंपटीशन रखा गया जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा को एक ओपन कंपटीशन कर दिया गया। और उसके बाद 1854 में मकाउले कमेटी भी आई है, 1854 में मकाउले कमेटी आई है, और जिस कमेटी ने भी भारतीय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है और सिविल सर्विसेज की परीक्षा कैसे होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी है मकाउले कमेटी ने। और इसी 1853 के एक्ट में एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है
कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी काउंसिल में जो इंसानों की संख्या 6 कर दी गई, ठीक है। उसके साथ जो सहायक होंगे वो 6 होंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। और लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी पहली बार लाया गया। क्या मतलब है लोकल रिप्रेजेंटेशन का? जो भी गवर्नर है लोकल, जैसे आगरा के गवर्नर हो गए, ठीक है, बंगाल के, या फिर बॉम्बे के, मद्रास के, तो इन 6 में से 4 जो मेंबर होंगे इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सहायक, वो ये चुनेंगे, ठीक है, जो कि लोकल गवर्नर्स हैं। तो ऐसा प्रोविजन भी पहली बार लाया गया, ठीक है। तो 1853 के एक्ट में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद जो होता है भारत के इतिहास में, वो सबसे बड़ी बात होती है कि 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, उससे जो ब्रिटेन में बैठी गवर्नमेंट है वो घबरा जाती है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक्स हुए हैं 1857 में और जो इंपैक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पड़ा है वो बहुत ही ज्यादा भयावह था क्वीन एलिजाबेथ के लिए, जो भी वहां पर क्वीन थी उस वक्त, ठीक है। जैसे कि अगर थोड़ी सी जानकारी ले हम कि 1857 की लड़ाई कब हुई थी स्टार्ट, तो इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। सिपॉय म्यूटिनी क्या होता है? जब किसी भी सेना के जो सैनिक हैं वो विद्रोह करने लगे, ठीक है, सैनिकों का विद्रोह। तो एक तरह का सैनिकों का विद्रोह था ये। जैसे कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थे उसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, तो इनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। जितनी सैलरीज मिलती थी जो ब्रिटेन के सैनिक हैं उतनी सैलरीज उनको नहीं मिलती थी, ठीक है। और भी काफी ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस इन्होंने फेस करी है। और जो पहली गोली स्वतंत्रता की लड़ाई की चलाई है वो चलाई है 10 मई 1857 में मंगल पांडे जी ने। तो उसके बाद और भी काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं, ठीक है, जिसे हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। लेकिन जब इस लड़ाई को रोका गया सितंबर 1857 में, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट काफी चालाक है, ठीक है। तो वहां पर एक अगला एक्ट लेके आते हैं 1858 में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप देखोगे कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और कंपनी को हटा दिया गया। कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट देख लिया था कि अगर जिस तरीके से कंपनी राज कर रही है ये एक गलत वे है। इसकी वजह से जो भी टेरिटोरीज हासिल करी हैं ब्रिटेन ने वो किसी भी वक्त जा सकती हैं अगर माहौल ऐसा ही रहा। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है। अब बाकी का जो रूल है वो क्राउन रूल कहते हैं उसे। 1858 के बाद 1858 से 1947 तक ये क्राउन रूल है। क्राउन होता है राजा का, जो भी ब्रिटेन का राजा है उसका ज्यादा रूल चलेगा भारत में अब, ठीक है। तो सीधे ही 1858 में एक्ट निकाल लेते हैं ये, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहला क्या करते हैं इसमें, ये जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने अपॉइंट किए हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये ड्यूल गवर्नमेंट एक डायरकी की तरह इसको ये डिलीट कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं ये, ठीक है। ड्यूल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1773 से 1853 तक जितने भी एक्ट आए हैं उसमें रहे हैं, लेकिन 1858 में इनकी पोस्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया, ठीक है। और साथ में अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसकी पोस्ट को भी हटा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटा दिया गया और एक नई पोस्ट निकाली गई वाइसररी ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट में जो पोस्ट निकली है वो निकली है वाइसररी ऑफ इंडिया। और जो पहले वाइसररी ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड कैनिंग। और पहले वाइसररी ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड कैनिंग,
और एक नई पोस्ट को और क्रिएट किया गया, ठीक है। एक जो नई पोस्ट है उसको और क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, सबसे ज्यादा पावर रखी गई, कंप्लीट अथॉरिटी ज्यादातर इसको दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन करने की। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन होता था, ये इवेंचुअली आखिरकार ब्रिटेन की जो अपना पार्लियामेंट है उसका एक मेंबर होता था, ठीक है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, कैबिनेट का एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अल्टीमेटली ये जवाबदेह है जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं 1858 के एक्ट से। अब कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए भारत में। अब जो एक्ट के नाम है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, 1861, 92 और 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और 1909, इसमें ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि बदलाव आए जाएंगे, जो अत्याचार हो रहा है हम उसे कम करेंगे, एक बेटर गवर्नमेंट हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1861 की। देखो 1861 में सबसे पहले नॉन ऑफिशियल भारतीय मूल के बंदों को एंट्री दी गई। जो कैबिनेट, जो भी काउंसिल थी गवर्नमेंट की, उसमें सबसे पहले कभी भी भारतीय इंसान है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जो भारतीय रिप्रेजेंटेशन थी वो 0 थी पहले। एक ऑफिशियल का दर्जा इन्हें नहीं दिया गया, एक नॉन ऑफिशियल एंट्री जो भी वॉइसररी है इंडिया का उसके साथ इनको रखा गया, ठीक है। और जो पहले 3 इंसान थे जिनको ये मिला जो वॉइसररी के साथ काम करेंगे वो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो इन 3 इंसानों के नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको सही से गवर्न करना है लैंड को, लोगों की इच्छाओं को पूरी करना है, लोगों को खुश करना है। तो ये और काउंसिल्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है, जहां पर संविधान या कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की बात छिड़ती है, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जहां से अच्छे से गवर्न किया जा सकता है लोगों को। जो 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है वो बनाई जाती है बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो आजकल का जो पाकिस्तान वाला एरिया, बलूचिस्तान, ठीक है, उसको कहेंगे हम, और पंजाब में। इन 3 जगहों पे 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। और जो बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी नहीं, वो बन गई थी 1862 में। और जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को उसकी मिली 1886 में, और पंजाब को मिली 1897 में, ठीक है। तो ये तीनों डेट्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1861 के एक्ट से ये अब डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं पावर्स को। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज्ड पावर क्या होती है।
जैसे सेंटर गवर्नमेंट, भारत की कोई गवर्नमेंट ले लो, ऐसा माना जाए कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वही राज करेगी हिमाचल प्रदेश पे, स्टेट गवर्नमेंट का कोई जोर नहीं है, जो फैसला ले लिया सेंटर से वही होगा, हमारी कोई अपनी खुद की आजादी नहीं है, ठीक है। तो 1773 में जो एक्ट आया था वो वहां पे भी ऐसा ही था। 1773 से लेकर 1853 तक जो एक्ट्स है वहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड ही है। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है तो उसके पास ही मैक्सिमम पावर है। जो भी उसके अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जो भी लैंड उसने जीते हैं, तो उसकी ही पावर वहां पे चलती थी, ठीक है। लेकिन यहां से ये डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास गवर्न करने की पूरी पावर ले ली थी उसने बॉम्बे और मद्रास रीजन को, तो इनको एक ऑटोनॉमी, एक आजादी दे दी गई इस 1861 के एक्ट में, ठीक है। तो थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स लेकर आए सामने ताकि लोग ज्यादा स्ट्राइक ना करें 1857 की तरह। और फिर उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखो पहले जो भी काउंसिल थी, यहां पर जो काउंसिल के मेंबर बैठे हुए हैं इनको बजट डिस्कस करने की अथॉरिटी नहीं थी, इनको क्वेश्चन करने की अथॉरिटी नहीं है कि इस जगह पे इतना फंड एलोकेट होना चाहिए, एजुकेशन के लिए आप इतना कीजिए, ठीक है। तो 1892 के एक्ट में जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं अदर, इनको बजट डिस्कस करने की पावर दी गई, क्वेश्चन करने की पावर दी गई। पहले सारी पावर जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसके पास थी, ठीक है, उसने जो बोल दिया वही सही है। बजट डिस्कस करने की पावर मिली गई 1892 के एक्ट से। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जो अगला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1909 का एक्ट, ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे, तो वो आए थे 1909 में। देखो मोर्ले कौन है, मोर्ले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और मिंटो कौन है, लॉर्ड मिंटो जो वाइसररी है, ये है वाइसररी ऑफ इंडिया। देखो 1909 के एक्ट को भारत के इतिहास का लाइफ चेंजिंग एक्ट माना जाता है, क्योंकि यहां पर जो हुआ है वो एक डिवीजन करने की शुरुआत हुई है। इससे पहले हिंदू मुस्लिम के जो इलेक्टोरेट्स होते थे जैसे भी एक साथ होते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, इस एक्ट में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। इसका क्या मतलब है अब कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना। देखो पहले जैसे भी कोई इलेक्शन है, मान लो कि मुस्लिम का कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, मुस्लिम का कोई इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा है, तो इसको जो वोट देने वाले इंसान है वो हिंदू भी दे सकते हैं, मुस्लिम भी दे सकते हैं, सिख भी दे सकते हैं, सब इसको चुन सकते हैं, मतलब ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिए गए इनके लिए। तो इसका क्या मतलब है कि अब अगर मुस्लिम का कोई कंटेंडर खड़ा है किसी भी इलेक्शन में, तो इसको चुनने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही से चुनेंगे और अपना नेता बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि एक डिवीजन देखा गया समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ठीक है। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। एक कॉमनल का क्या मतलब होता है, कॉमनलिज्म, कॉमनल का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी की सोच रखना, कि एक कम्युनिटी को आगे लेके आना, एक समाज में इतनी ज्यादा कम्युनिटीज हैं उनको एक अलग अलग पहचान देना।
तो वो होता है कॉमनल का, और यहां पे भी कॉमनल इलेक्टोरेट ही देख सकते हो आपके मुस्लिम्स को एक अलग कर दिया गया है, एक अलग वर्ग में रखा गया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से वो क्या है कि काउंसिल की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज कर दी गई। काउंसिल में पहले 16 ही बंदे की सीट थी, 16, अब ये हो चुका है नंबर 60, ठीक है। काउंसिल की सीट को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स कुछ लेकर आए 1909 के एक्ट में से। अब जो इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अगला जो एक्ट है हम अगले लेक्चर में उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आजकल के लिए इतना ही, और अगला जो हम करेंगे वो अगले लेक्चर में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।